नमस्कार, मैं राहुल राय। आप देख रहे हैं रिपब्लिक दस्तक। समस्याएं यही हुई हैं देश में, तो समस्या ही समस्या है। और ये सबसे बड़ी समस्या ये हुई है, मनरेगा का जो बजट है आधा कर लिया गया है। बढ़ना चाहिए या घटाना चाहिए? हमेशा हर चीज़ तो बढ़ती जाती है। हमारी माननीय इस वक्त की जो मौजूदा सरकार है, माननीय नरेंद्र मोदी जी की सरकार जो कह रहे हैं, उन्होंने आधा बजट किया है। क्या मिलेगा 150-200 रुपये में एक गरीब को? हमारी डिमांड है कम से कम 500 से 600 रुपये मजदूर को मिलना चाहिए। 200-250 रुपये में मिलता है कुछ? आप ही बताइए। और हम अपने नेता मल्लिकार्जुन खड़गे जी, राहुल गांधी जी, सोनिया गांधी जी से हम अपील करेंगे कि इसको हमारे मैनिफेस्टो में जगह दी जाए। मनरेगा को 150 दिन करने की, और मिनिमम न्यूनतम मजदूरी 400 रुपये होनी चाहिए। अगर कांग्रेस सरकार आती है तो न्यूनतम जो है मजदूरी आप 400 रुपये करेंगे, ये वादा रहेगा आपका इस बार के मैनिफेस्टो? जी बिल्कुल, निश्चित रूप से 400 रुपये न्यूनतम मजदूरी होनी चाहिए। आपसे अमित जी, हमारा सवाल है कि मनरेगा मजदूरी में इस समय ऑनलाइन हाजिरी का सिस्टम लाया है गवर्नमेंट ने, जिसको लेकर जंतर मंतर पर पिछले लगभग 100 दिन से ऊपर पूरे मनरेगा संघ के पूरे भारत से लोग यहाँ पर महिलाएं भी प्रदर्शन कर रही हैं। तो ऑनलाइन जो हाजिरी का सिस्टम है, क्या आपको लगता है ये सही है, गलत है? देखिए, मनरेगा में जो है गांव के देहात के लोग काम करते हैं, ना कि शहर के लोग काम करते हैं। शहर में क्या होता है, ऑफिसों में, दफ्तरों में सब सैनिटाइज होके हाथ धोकर तो थंब इम्प्रेशन होता है। ऑनलाइन में क्या है, थंब इम्प्रेशन होगा, फ़ोन पे आप लगाएंगे तो मिट्टी में काम करके एक आध व्यक्ति आ रहा है, अगर वो थंब इम्प्रेशन लगाएगा तो उसका आएगा नहीं। कारण क्या है? क्योंकि उसका अंगूठा धुला नहीं, उसकी उंगली धुली नहीं, उसकी हथेली धुली नहीं लगेगी तो उसकी गैर हाजिरी लगेगी, क्योंकि ऑनलाइन है। आप समझ रहे हैं ना बात? तो ये लोगों को छांटने की प्रक्रिया कर रहे हैं, गरीब लोगों को मारने की इनकी सियासत चल रही है। जो हमारे प्रधानमंत्री आदरणीय श्री मनमोहन सिंह जी ने बोला था कि हर हाथ को काम, चाहे वो गांव में हो चाहे शहर में हो। शहर में हो तो उनके लिए बड़ी बड़ी फैक्ट्रियाँ खोली गई थी। आप देखिए, कोरोना के बाद देखिए, नोटबंदी के बाद देखिए, शहरों से फैक्ट्रियाँ बंद हो गई हैं। जहाँ 5000 काम करते थे फैक्ट्रियों में, आज वहाँ 1000 आदमी काम कर रहे हैं। कहाँ चले गए? अपने गाँव में। गांव में क्या कर रहे हैं? मनरेगा में काम कर रहे हैं। लेकिन ये सरकार उस मनरेगा के माध्यम से उसको छोटा करके उन लोगों से वो रोज़गार भी छीनना चाह रही है। इसमें मैंने कुछ महिलाओं से बात किया, जब ये जो यहाँ पर प्रदर्शन में बैठी है 90 दिनों से, उनका ये कहना था कि जो ऑनलाइन हाजिरी दिन में 3 बार देनी है, और जब ग्रामीण क्षेत्रों की हम बात करेंगे और दिन में 3 बार फ़ोटो खींचकर भी डालनी है, तो ये तमाम तरीके की जो उलझने हैं उसको लेकर यहाँ पर प्रदर्शन चल रहा है। तो आपकी सत्ता शासन में इन चीज़ों पर क्या होगा? देखिए, मोदी जी हमारे कहते हैं कि देश को डिजिटल किया जाए, लेकिन ग्रामीण में आप ऑनलाइन वो तो छोड़िए, इंटरनेट तो छोड़िए, वहाँ पर बिजली नहीं आती है। 10-10, 12-12 घंटे बिजली नहीं आती है, मात्र 4 से 5 घंटे बिजली आती है। तो ऑनलाइन कैसे होगा? ये बताइए ना, ग्रामीण क्षेत्र ऑनलाइन कैसे होगा? आप जाके देखिए, दिल्ली से 100 किलोमीटर आगे वहाँ पर बिजली नहीं आती है। उत्तर प्रदेश की एमएनएस की जिसे बोला जा रहा है ऑनलाइन जो हाजिरी, उसको एमएनएस, तो एमएनएस की योजना क्या अगर कांग्रेस सरकार सत्ता में आती है तो इस जो एमएनएस की प्रक्रिया उसको बंद कर देगी? देखिए, इसके ऊपर तो एक कमेटी गठित करके, क्योंकि ये ऑर्डर पास किया है, इसके ऊपर कमेटी गठित करके इसको दोबारा से रिव्यू करके, कांग्रेस अगर सत्ता में आती है तो इसको हम रिव्यू करवाएंगे। इसको जो भी हमारे अभी इन्होंने अपना ये जो निकाला है कानून पास इसमें अगर कमियां पाई गई तो साफ दूर करें। हाँ, बिल्कुल बिल्कुल। कांग्रेस पार्टी का तो शुरू से ये रहा है कि हर आदमी को, हर गरीब से गरीब, आखिरी पंक्ति के आखिरी आदमी को उसको रोज़गार मिलना चाहिए। आज रोज़गार की स्थिति देखिए, जो आदमी एक 20,000 रुपये तनख्वाह लेता था प्राइवेट क्षेत्र में, कोई कंपनी में इंजीनियर था, कोई मैकेनिक था, आज उसकी तनख्वाह घट के 14,000 रुपये हो गई है, 15 हो गई है। कारण क्या है? महंगाई बढ़ रही है बेहताशा, और नौकरियों की जो तनख्वाह है वो कम हो रही है। क्यों कम हो रही है? बढ़नी चाहिए। पहले के क्या था, आदमी के पास एक्सपीरियंस होता तो अपना एक्सपीरियंस लेकर वो दूसरी कंपनी, बड़ी कंपनी में जाता था। जो 20 में तनख्वाह ले रहा है वो 25 लेके आता था आगे जाके। लेकिन आज तो क्या हो रहा है, 20 से भी घटा के 15 में आदमी काम कर रहा है, मजबूरी में काम कर रहा है। पेट्रोल देखिए, 96 रुपये पेट्रोल दिल्ली में।
डीजल देखिए 80 रुपये डीजल चल रहा है। तो आदमी क्या खाएगा, किसान कैसे काम करेगा खेतों में। 2024 के इलेक्शन में महंगाई, बेरोजगारी, शिक्षा और तमाम जो मुद्दाएं हैं प्रमुख रहेंगी इस बार। हाँ बिल्कुल प्रमुख रहेंगी। देश पूरा भड़का हुआ है बेरोजगारी से। लोगों के पास खाने को लाले पड़ रहे हैं, उनके पास रोजगार नहीं है। जो मोदी साहब कह रहे हैं ना कि हम उनको खाने को 5 किलो गेहूं दे रहे हैं, ये दे रहे हैं, वो दे रहे हैं। अरे आपने तो उनको भिखारी बना दिया, उनको रोजगार दीजिए ना। कोई भी देश तरक्की तब करता है जब उसके युवाओं के पास रोजगार होता है। और आपके चैनल के माध्यम से कह रहा हूँ, मोदी जी थोड़ा सा देखिए, युवाओं को देखिए, इनको इतना इतना परेशान मत कीजिए कि ये देश में हाहाकार मच जाए चारों तरफ। जैसे कि अभी पीछे श्रीलंका में हुआ था ना कि युवाओं को रोजगार नहीं आओ, कि सरकारों का क्या हाल हुआ। हम बात करें अमित ढाका जी, आपसे मेरा ये सवाल होगा, हम इस समय जंतर मंतर मौजूद है, हमारे मंच के ठीक पीछे यहाँ पर देश की रेसलर महिलाएं बैठी हुई हैं धरने पर। उनका आरोप है कि महिलाओं के साथ छेड़खानी हुआ, लेकिन एफआईआर दर्ज नहीं किया जा रहा है। तो महिला सुरक्षा भी क्या 2024 के चुनाव में कांग्रेस के लिए प्रमुख मुद्दा रहेगा? मैनिफेस्टो में रहेगा कि महिला सशक्तिकरण का हम कार्य करेंगे? देखिए, तो बीजेपी राज में बेहताशा बढ़ती है। पता नहीं क्या कारण है कि बीजेपी जैसे सरकार कहीं भी हो, राज्य की सरकार हो चाहे देश में सरकार हो, एकदम बढ़ती है। आप देखिए मनीषा हत्याकांड हाथरस का हुआ था, उसकी सच्चाई सामने ना आए, उन्होंने रातों रात मनीषा को 2 बजे जला दिया। उसको क्या कारण था? और आज भी उसकी सही तरीके से जांच नहीं हुई है, ठीक तरीके से, निष्पक्ष तरीके से। क्या हुआ कुलदीप सेंगर का, उसका पूरा परिवार पीड़ित का ख़त्म हो गया है। पीड़ित का पूरा परिवार ख़त्म हो गया। कौन थे लीडर? बीजेपी के लीडर थे। तो मैं ये आपके चैनल के माध्यम से कह रहा हूँ कि बीजेपी में तो भ्रष्टाचार के साथ साथ ये रेप उत्पीड़न के बहुत केस, बहुत मामले एकदम उछल जाते हैं। अब क्या कारण है, क्या कारण है, इस विषय में बीजेपी को खुद सोचना चाहिए कि भैया हमारे लीडर एकदम निरंकुश कैसे हो जाते हैं कि ऐसी घटना एकदम बढ़ जाती हैं। अच्छा, ब्रजभूषण शरण सिंह जो कुश्ती संघ के अध्यक्ष हैं, उन्हीं को लेकर यहाँ पर महिला पहलवान धरने पर बैठी हैं। डॉक्टर उदित राज भी उनके मंच पर उनके समर्थन के लिए गए थे। क्या राहुल गांधी भी उनके पहलवानों के समर्थन में मंच साझा करेंगे उनके समर्थन में? हाँ बिल्कुल। ये तो देखिए, ये तो एक समाज की जो कुरीतियाँ हैं उसके खिलाफ आवाज़ है। इसमें तो हर पार्टी, हर आदमी, हर व्यक्ति, चाहे आप हो चाहे मैं हूँ, क्योंकि आपकी भी बहन होगी, मेरी भी बहन है, मेरे भी घर में माँ बहन है, तो हर व्यक्ति, देश का हर आदमी आवाज़ इसकी उठाएगा। चाहे राहुल गांधी हो, चाहे देश का एक छोटा सा कार्यकर्ता हो, हर व्यक्ति इस मामले में आवाज़ उठाएगा। और हम इन पहलवानों के साथ खड़े हुए हैं। चाहे मंच अलग अलग हो, लेकिन देश एक है, उनके साथ हम खड़े हुए हैं। और जहाँ तक भी, जिस रास्ते भी वो जाएंगे, हम उनके साथ खड़े हुए हैं। अमित ढाका जी, कर्नाटक के समय इलेक्शन चल रहा है, वहाँ पर भारतीय जनता पार्टी के पूर्व के मुख्यमंत्री और उप मुख्यमंत्री ने पार्टी छोड़ा है, और कांग्रेस पार्टी का तमाम भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ नेताओं ने दामन थामा है। तो इस बार कर्नाटक के इलेक्शन में आपको क्या लगता है कि कांग्रेस पार्टी की स्थिति क्या बनेगी? देखिए, ये तो वहाँ की जनता जो पिछले 5 साल से झेल रही है, बीजेपी सरकार को झेल रही है, परेशान हो रही है। कर्नाटक ही नहीं, पूरा देश परेशान है। बेरोजगारी, भुखमरी, भ्रष्टाचार और भी तमाम तरीके से, शिक्षा, स्वास्थ्य, चारों तरफ हाहाकार है। कोई भी एक व्यक्ति आज ये बता दे कि मैं खुश हूँ। कर्नाटक तो ठीक है, कर्नाटक में आज चुनाव है वहाँ पर, और कर्नाटक में चुनाव कांग्रेस भारी बहुमत से जीत के आ रही है। किस वजह से आ रही है? चारों तरफ लोग परेशान हैं। बीजेपी की जो नीति है उसके खिलाफ वोट करेगी वहाँ पर, बेरोजगारी के खिलाफ वोट करेगी। अशिक्षा के जो वहाँ शिक्षित लोग हैं, सबसे ज़्यादा साउथ में लोग शिक्षा है, तो बीजेपी को वहाँ पर इस बार पटक नहीं मिलेगी। मैं आपके चैनल के माध्यम से कह रहा हूँ, बता रहा हूँ, जब चुनाव का रिजल्ट आएगा, मेरी बात ध्यान रख लीजिए, इस बार बड़े लेवल पे वहाँ पर बीजेपी हारेगी। और जो छोड़कर लोग आ रहे हैं, वो उनकी तानाशाही से छोड़कर कांग्रेस में आ रहे हैं कि भैया इससे अच्छी तो पार्टी कांग्रेस है, लोग बागों की सुनती है, कार्यकर्ता की सुनती है, वर्कर की सुनती है। बीजेपी में तो तानाशाही है, डेमोक्रेसी नहीं है वहाँ पर। 2024 चुनाव से पहले कम से कम 6 राज्यों के चुनाव हैं। अभी केरल चल रहा है, आने वाले समय में राजस्थान, छत्तीसगढ़ और मध्य प्रदेश के चुनाव हैं। क्या वहाँ पर सत्ता वापसी छत्तीसगढ़, राजस्थान में दोबारा और मध्य प्रदेश में कांग्रेस करने वाली है?
हाँ बिल्कुल, देखिए आपने तो पहले भी देखा वहाँ पे कांग्रेस ने मध्य प्रदेश देखिए वापसी की, लेकिन क्या हुआ, सरकार ने वहाँ पर हॉर्स ट्रेडिंग की, लोगों को तोड़ा, बरगलाया, डराया, धमकाया, ईडी छोड़ी, सीबीआई छोड़ी, उनको डराया। अब आदमी क्या करे, परेशान होके जेल जाए या राज करे। इन्होंने तो एक तरफ जेल दिखाई, दूसरी तरफ राज दिखाया, तो डर के मारे आदमी ने सोचा कि भैया मैं तो राज ही कर लूँ, इनके साथ खड़ा हो जाऊँ तो कम से कम जेल जाने से तो बचूंगा। अच्छा अमित जी, आपसे अगर बात की जाए, आप दिल्ली से हैं, दिल्ली की राजनीति करते हैं, कांग्रेस को बारीकियों से आपने देखा है दिल्ली में। दिल्ली की जो मौजूदा शासन सरकार है अरविंद केजरीवाल की, उनके द्वारा तमाम उनके जो उप मुख्यमंत्री हो और उनके मंत्री इस समय जेल में हैं, तो आपको क्या लगता है कि उनसे भी आपकी लड़ाई होगी कांग्रेस की, जो 2024 का इलेक्शन होगा 7 सीटों को लेकर दिल्ली के लिए? देखिए लड़ाई हमारी पार्टी की जो है विचारधारा के ऊपर लड़ाई है, बेरोजगारी के ऊपर लड़ाई है, भुखमरी के ऊपर लड़ाई है, शिक्षा के ऊपर लड़ाई है, स्वास्थ्य के ऊपर लड़ाई है। अगर कोई पार्टी आकर जो जिस चीज़ को, जिस सोच को हम सोचते हैं, अगर वो हमारी सोच पे काम करे तो हमें उसमें कोई आपत्ति नहीं है, चाहे कोई भी पार्टी हो वो। दिल्ली में 7 सीटें हैं लोकसभा की, 7 में से इस बार कांग्रेस पार्टी को क्या लगता है कि इतनी लंबी पदयात्रा जो राहुल गांधी ने की है, लगभग 2800 किलोमीटर की, उसका असर 7 सीटों पर दिखेगा? और दिल्ली में कितनी सीटें आप लाने की उम्मीद रखते हैं? देखिए ये तो उस समय आप भी कवरेज कर रहे थे, आपने भी देखा दिल्ली में कैसा हजूम उस समय उमड़ा था। इसीलिए सर्दी में हजूम दिल्ली में सड़कों पे आ गया था। सुबह 5 बजे पूरी दिल्ली, जहाँ जहाँ से राहुल जी की पदयात्रा निकली, पूरा रोड जाम था। और दिल्ली देख रही है कि कि पार्टी ठीक है, वोट लेती है, आती है, वादे करती है, लेकिन वो वादे पूरे नहीं करती, करती है लेकिन पूरे नहीं करती। कांग्रेस ने देखिए दिल्ली में 15 साल शीला जी की सरकार रही, उससे पहले केंद्र में 10 साल हमारे मनमोहन सिंह जी की सरकार रही, तो देश में विकास हुआ, दिल्ली में विकास हुआ। आज दिल्ली की हालत देखिए, जो शीला जी ने काम किया सिर्फ वही काम हुए, चाहे वो आप पुल देख लीजिए, चाहे मेट्रो देख लीजिए, फ्लाईओवर देख लीजिए, बिजली के उसमें व्यवस्था देख लीजिए। बस कुछ कमी रही तो हमारे जो जो लीडरशिप रही शीला जी के जाने के बाद, उसमें कमी रही, जिसके कारण हमारी पार्टी अभी निचले स्तर पर अभी खड़ी है। लेकिन कोई बात नहीं, गिरते हैं फिर उठते हैं आदमी, पार्टी फिर उठेगी दोबारा। लंबी पदयात्रा के बाद दिल्ली की 7 सीटों में कितने पर काबिज होने की उम्मीद है आपको? बड़ा संघर्ष में बड़ी भीड़ देखने को मिली थी पदयात्रा जब दिल्ली में गुजरी थी, तो कितनी सीटों पर प्रभाव रहेगा इस बार? देखिए सातों की सातों सीट पे प्रभाव रहेगा दिल्ली की, क्योंकि आपने इतिहास उठा के देखिए, जब भी पार्टी जीतती है तो कहते हैं ना क्लीन स्वीप कर देती है, और जब हारती है तो उसी तरीके से हारती है। 7 सीट पर अच्छी लड़ाई देगी कांग्रेस? हाँ बिल्कुल, लड़ाई नहीं, जीत रही है पार्टी। 7 सीट निकालेगी इस बार कांग्रेस? बिल्कुल बिल्कुल जीतेगी। आप कह रहे हैं ना कि टक्कर नहीं दे रही, जीत रही है। लोग बाग जिता रहे हैं, लोग बाग परेशानियों से जिता रहे हैं। अच्छा, चलिए एक आखिरी सवाल आपसे करते हैं। अमित ढाका, क्या 7 सीट में से किसी सीट पर हमें अमित ढाका भी प्रत्याशी के रूप में लोकसभा में दिखेंगे? आपने एक लंबा समय दिया कांग्रेस को। देखिए मैं तो छोटा सा सिपाही हूँ, पार्टी मेरे को जो आदेश देगी मैं पार्टी के लिए सर झुका के कार्य करूँगा। और अगर पार्टी अमित ढाका को चुनती है कि 7 में से किसी एक लोकसभा सीट से आपको चुनाव लड़ना है, इस बार मैदान में आकर भारतीय जनता पार्टी को टक्कर देना है, तो अमित ढाका तैयार है? हाँ निश्चित तौर से, अगर पार्टी आदेश देती है, पार्टी मेरे ऊपर विश्वास करती है और पार्टी मुझे चुनाव में कहती है कि आप जाके एरिया में जाइए और लोगों से मिलिए, चुनाव लड़िए, तो पार्टी का आदेश होगा तो पार्टी के लिए हम काम करेंगे। और पसंदीदा लोकसभा कौन सा होगा देखिए पसंदीदा तो पूरी दिल्ली पसंदीदा है हमारी। जहाँ से आप लड़ना चाहें? नहीं, पूरी दिल्ली पसंदीदा है, पूरा भारत पसंदीदा। पार्टी जहाँ भी आदेश देगी हम पार्टी के लिए काम करेंगे, और निश्चित रूप से तो अमित ढाका को कांग्रेस पार्टी जिस भी सीट से कहेगी दिल्ली की 7 सीटों में वो लड़ने को तैयार है? बिल्कुल बिल्कुल, क्योंकि हम पार्टी की जो सोच है लोगों के बीच में लेके जाएं, पार्टी की जो कार्य करने के, आपने पहले भी देखा होगा जिस तरीके से पार्टी ने काम किए हैं दिल्ली में, वो पार्टी की हम पीछे की चीज़ें दिखाएंगे, उनको बताएंगे, लोगों में वो मैसेज देंगे कि पार्टी आपके लिए आगे ये सोच रही है। पार्टी का जो भी प्लान होगा हम आपके माध्यम से, चैनल के माध्यम से
हम लोगों के बीच में रखेंगे। धन्यवाद। ये थे हमारे साथ अमित ढाका जी, जिन्होंने खुलकर अपनी बातें रखी कि अगर पार्टी इन पर विश्वास जताती है, पुराने कैडर हैं, हर बड़े आंदोलनों में कांग्रेस पार्टी में चढ़-बढ़ कर हिस्सा लिया इन्होंने, अगर पार्टी इन पर विश्वास जताती है और टिकट देती है तो निश्चित तौर पर से जहां से भी आदेश होगा लोकसभा के चुनाव में प्रत्याशी के रूप में दिखेंगे। इनका एक ही नारा है कि पार्टी संघर्ष करती है, हर संघर्ष में मैं आगे रहता हूँ, पार्टी का अगर आदेश हो तो आपके बीच में आशीर्वाद लेने जरूर आऊँगा।